दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा द मॉडल मिलियनेयर। और इस कहानी को लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। सबसे पहले मैं आपको टाइटल समझा देता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पेंटर है और इस लड़की को देखकर ये पेंटिंग बना रहा है। अब ये लड़की इस पेंटर के लिए ना मॉडल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो इंसान पेंटर के सामने खड़ा होता है, जिसकी वो पेंटिंग बना रहा होता है, उसे मॉडल कहते हैं। तो ये लड़की मॉडल है पेंटर के लिए। मिलियनेयर का मतलब होता है जिसके पास में $1 मिलियन होते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अमीर इंसान। तो टाइटल का मतलब ये निकल कर आया है कि एक मॉडल है जो बहुत अमीर है। कहानी का टाइटल द मॉडल मिलियनेयर क्यों रखा गया है ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ, बिल्कुल आसान करके आपको समझाता हूँ पूरी कहानी। ये कहानी है ह्यूई अर्स्किन नाम के एक इंसान की। ह्यूई बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन राइटर का ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान अमीर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसके हैंडसम होने का। आप चाहे कितने ही हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो सब बेकार है। रोमांस को सिर्फ वही एंजॉय कर सकता है जिसके पास में पैसा है। देखो रोमांस कब होता है? जब आप गिफ्ट्स दोगे, घूमोगे फिरोगे, खाओगे पियोगे, और ये सब चीज़ें पैसे से होती हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास में पैसे नहीं है, तो फिर आपके लिए रोमांस भी नहीं है। जो गरीब लोग हैं उन्हें प्रैक्टिकल और प्रोज़ाइक होना चाहिए। गरीब हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है कि सिलेंडर 100 रुपये का हो गया, प्याज 20 रुपये किलो बढ़ गई, वगैरह वगैरह। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो रोमांटिक लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है। पोइट्री में इमेजिनेटिव दुनिया जी रहे होते हैं वो लोग। लेकिन गरीब लोग ख्वाब ख्यालों में नहीं जी सकते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। प्रोज़ाइक होता है पोएटिक का उल्टा। पोएटिक मतलब जहाँ पे इमेजिनेटिव बातें होती हैं, जैसे मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊँगा। ये इमेजिनेटिव बातें, एक अलग दुनिया की बातें हो रही हैं। लेकिन गरीब इंसान इस तरह की बातें नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। समझ में आया आपको? तो राइटर का ये मानना है कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी खूबसूरती का। और ये बेहतर है कि आपके पास में एक परमानेंट इनकम होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप फैसिनेटिंग हो, आकर्षक हो। मतलब अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हो तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर महीने पैसा आना चाहिए आपके पास में, भले ही आप दिखने में अट्रैक्टिव ना हो, अच्छे ना हो। और यही आज के ज़माने की सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई ह्यूई समझ नहीं सका। ह्यूई एक मामूली इंसान था, कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी, और उसने अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई बहुत ही बेहतरीन बात बोली है और ना ही कोई बहुत ही ख़राब बात बोली है। मतलब उसकी ज़िंदगी बहुत ही आम थी। भोला भाला इंसान था, ना तो चालाक था बहुत ज़्यादा, ना बदमाश था। बहुत अच्छा था, क्लियर कट था, तीखा नाक नक्शा था उसका, उसकी आंखें ग्रे कलर की थीं। ह्यूई मर्दों के बीच में भी उतना ही पॉपुलर था जितना कि औरतों के बीच में। मतलब उसके बहुत सारे दोस्त थे जो मेल भी थे, फीमेल्स भी थीं। उसके पास में सब कुछ था, बस पैसा नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि पैसा बनता कैसे। ह्यूई के फादर ने उसे विरासत में अपनी आर्मी की तलवार दी थी और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर्स इन 15 वॉल्यूम्स किताब भी दी थी। मतलब विरासत में कोई भी पैसा नहीं मिला बेचारे को, तलवार मिली, किताबें मिली। ह्यूई ने विरासत में मिली तलवार को मिरर के ऊपर टांग रखा था और हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर किताबों को शेल्फ में रख दिया था। शेल्फ में रफ्स गाइड और बैलीज मैगजीन्स नाम की किताबें भी रखी हुई थीं। उन किताबों के बीच में उसने हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर को भी रख दिया। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ह्यूई को पैसे कमाना तो आता नहीं, विरासत में भी इसको कुछ खास नहीं मिला, तो इसका घर का खर्चा कैसे चलता है, ये जिंदा कैसे, ये सरवाइव कैसे कर पाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक बूढ़ी आंटी हैं, वो इसे हर साल 200 पाउंड्स देती हैं और 200 पाउंड से इसका खर्चा चलता है। ह्यूई ने हर चीज़ करने की कोशिश करी है। वो स्टॉक मार्केट में भी गया था 6 महीनों के लिए, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पर बियर और बुल्स होते हैं वहाँ पर एक तितली का क्या काम। देखो स्टॉक मार्केट में ना 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप वो होता है जो शेयर्स को नीचे गिराता है, भाव को गिराता है शेयर के, उस ग्रुप को कहते हैं बियर। और जो शेयर को ऊपर लेके जाता है ना, भाव को बढ़ाता है, उसको कहते हैं बुल। ह्यूई को तितली इसलिए कहा गया है क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि उसे बियर बनना है या बुल बनना है। और जब आप डिसाइड नहीं कर पाते ना स्टॉक मार्केट में, तो फिर बियर पंजा मार के नीचे गिराता है और बुल सींग मार के ऊपर उड़ा देता है। बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पे। तो हमारे ह्यूई भाई साहब ठहरे तितली। 6 महीनों से ज़्यादा टिक नहीं पाए स्टॉक मार्केट में। वो कभी इधर बैठ रहे थे, कभी उधर बैठ रहे थे, कभी बुल बन रहे थे, कभी बियर बन रहे थे। इसके बाद भाई साहब ने चाय भी बेचने की कोशिश की, लेकिन पीको और 100 चंग से ये बहुत जल्दी थक गए।
दोस्तों चाय की पत्ती में ना अलग अलग तरह की वैरायटी होती है। देखो अलग अलग पत्तियां हैं और पत्तियों के नाम भी अलग अलग हैं, स्वाद भी अलग होता है इनका। तो पीको और साओचंग भी एक तरह की पत्ती होती है। देखो ये वाली पत्ती होती है, तो इसकी चाय बनाते थे भाई साहब और बहुत जल्दी थक गए। इससे भी समझ में आ गया कि चाय हमारे बस का नहीं है। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। डैट डिड नॉट आंसर, द शेरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई। ये सेंटेंस बहुत जगह गलत पढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। देखो शराब कभी भी ड्राई नहीं होती है। ड्राई शहरी एक तरह की शराब होती है और ड्राई का मतलब होता है सूखा, लेकिन यहाँ पर ड्राई का मतलब है कि उस शराब में मिठास कम होती है। और आगे फ्रेज में लिखा हुआ है द शहरी वॉज अ लिटिल टू ड्राई, मतलब ह्यूई जो शराब बेच रहा था ना उसमें मिठास थोड़ा सा और कम था, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम था, जिसकी वजह से उसकी शराब नहीं बिकी और आखिरकार वो कुछ भी नहीं बन पाया। एक खूबसूरत अट्रैक्टिव नौजवान, लेकिन प्रोफेशन कोई नहीं, बेरोज़गार था बेचारा। अब बेरोज़गार था इतनी दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन मामला बद से बदतर तब हुआ जब भाई साहब को प्यार भी हो गया। और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मार्टिन। और लॉरा एक रिटायर्ड कर्नल की बेटी थी। कर्नल की हिंदुस्तान में पोस्टिंग हुआ करती थी और हिंदुस्तान में रहते हुए इन्होंने अपना आपा खो दिया था और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो गया। आपा खो दिया मतलब टेम्पर, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगे, चिड़चिड़े हो गए थे। दोस्तों लॉरा ह्यूई को बहुत पसंद करती थी और ह्यूई भी लॉरा को बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि ये जनाब तो लॉरा के शू स्ट्रिंग्स को भी किस करने के लिए तैयार थे। उसके जूते की जो स्ट्रिंग्स है ना उनको भी किस करने के लिए तैयार था ह्यूई। मतलब बताना चाह रहे हैं कि बहुत पसंद करता था उसको। और पूरे लंदन में इन दोनों से ज़्यादा हैंडसम कपल कोई था ही नहीं, सबसे ज़्यादा हैंडसम ये दोनों थे पूरे लंदन में। और इन दोनों के पास में पैसा नहीं था। ह्यूई का तो हमें समझ में आया कि उसके पास में पैसा नहीं है, उसने कुछ काम भी करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि लॉरा के पास में भी पैसा नहीं है। हाँ उसके फादर कर्नल थे, रिटायर्ड हो गए, लेकिन लॉरा इस काबिल नहीं है कि वो पैसा कमा सके। तो प्यार तो है, खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है दोनों के पास में, लेकिन पैसा नहीं है। हालांकि कर्नल भी ह्यूई को बहुत पसंद करता था। तो कर्नल ह्यूई से कहता है कि बेटा तुम मेरे पास में तब आना जब तुम्हारे पास में खुद के 10,000 पाउंड्स हों। उसके बाद में हम तुम्हारी शादी वादी के बारे में सोचेंगे, पहले 10,000 पाउंड्स कमा के लाओ खुद के। भाई बेरोज़गार इंसान को कोई भी देना पसंद नहीं करेगा अपनी बेटी, चाहे कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, दुनिया भर की खूबियाँ उसमें क्यों ना हो। अब ह्यूई ये बातें सुन के बड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन को शांत करने के लिए वो लॉरा के पास में जाया करता था। दोस्तों एक सुबह की बात है, ह्यूई हॉलैंड पार्क में जा रहा होता है। हॉलैंड पार्क में उसकी बिलवेड लॉरा मर्टन और उसकी फैमिली रहती है। और मैं आपको बताऊं ह्यूई का एक बहुत अच्छा दोस्त है एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर बहुत अच्छा पेंटर है और आर्टिस्ट भी है। आर्टिस्ट बहुत कम ही होते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। अब ह्यूई हॉलैंड पार्क में जा रहा होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना अपने दोस्त एलन ट्रेवर से भी मिलता चलूं। ठीक है, जा रहा है वो लॉरा से मिलने के लिए हॉलैंड पार्क में, लेकिन वो ये सोचता है कि क्यों ना रास्ते में रुक के एलन ट्रेवर से मिला जाए। एलन बहुत ही खड़ूस था। खड़ूस मतलब रफ फेलो, बहुत रूखा इंसान। और उसके चेहरे पर हल्के हल्के धब्बे थे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर अंग्रेज़ों के चेहरे पर इस तरह के फ्रैकल्स होते हैं, तो फ्रैकल्स थे एलन के चेहरे के ऊपर, इसी तरह से छोटे छोटे स्पॉट्स थे। और ऊबड़ खाबड़ गंदी सी लाल रंग की दाढ़ी थी उसकी। दाढ़ी पे लाल रंग कर रखा था उसने और ट्रिम नहीं थी, बाल छोटे बड़े थे, ऊबड़ खाबड़ थे। जैसा आपने देखा ही होगा आर्टिस्ट लोगों को, ये लोग इसी तरह से दिखाई देते हैं। लेकिन जब एलन हाथ में ब्रश पकड़ता था ना तो ये एक रियल मास्टर बन जाता था। मतलब बहुत गज़ब का पेंटर था, बहुत बढ़िया था। और उसकी बनाई तस्वीरों की बहुत डिमांड भी थी। एलन जब पहली बार ह्यूई से मिला था तो पहली बार में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था उससे। और ये मानना पड़ेगा कि उसकी पर्सनल चार्म की वजह से ऐसा हुआ था। मतलब ह्यूई बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बहुत खूबसूरत था, तो उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट हुआ था एलन पहली बार में। एलन कहा करता था कि हम पेंटर्स को ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएट होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए जो लोग बहुत खूबसूरत हों। खूबसूरत लोग आँखों को बड़े अच्छे लगते हैं। जिस तरह से आर्ट को देखकर बहुत अच्छा लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है आपको? एलन ऐसा कहा करता था कि पेंटर को हमेशा खूबसूरत लोगों के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेजर आपको एक आर्ट को देखकर मिलता है ना, जब आप कोई पेंटिंग देखते हो, कोई आर्ट देखते हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है आँखों को, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत लोग भी आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं। वही प्लेजर आपको मिलता है खूबसूरत लोगों को देखकर।
और आपको मेंटल कंफर्ट देगा। जब किसी खूबसूरत इंसान को देखोगे तो मेंटली कंफर्ट फील करोगे, सुकून मिलेगा उसको देखकर। डैंडीज़ एंड डार्लिंग्स। डैंडीज़ कहते हैं उन मर्दों को जो बहुत फैशनेबल होते हैं, बड़े स्टाइलिश होते हैं, वेल ग्रूम्ड होते हैं। और डार्लिंग्स उन लड़कियों को कहते हैं जो बहुत चार्मिंग होती हैं, लाइकेबल होती हैं। तो एलन का ऐसा मानना है कि जो लोग खूबसूरत होते हैं ना, वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एटलीस्ट दे शुड डू सो, और उन्हें डोमिनेंट होना भी चाहिए। एलन की एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई इंसान खूबसूरत है तो फिर उसे डोमिनेंट भी होना चाहिए। दोस्तों, एलन ने भी ह्यूई से स्टार्टिंग में दोस्ती इसी वजह से करी थी क्योंकि ह्यूई बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन जब इनकी दोस्ती गहरी हुई ना, एलन को पता लगा कि ह्यूई कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव। देखो, माना ह्यूई एक नाकाम इंसान है, उसका बिजनेस नहीं चला, लेकिन ये ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। ये इसने हार नहीं मानी, लगा रहा। ये कभी चाय की दुकान खोली, कभी स्टॉक मार्केट में गया, कभी शराब बेची। वो बात अलग है, बिजनेस नहीं चला, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है और एंथुजियास्टिक है। इसमें जोश है कुछ करने का। इसके अलावा ह्यूई दयालु भी बहुत है और डेयरिंग भी है। फैसले लेने से घबराता नहीं है, कोई नई चीज़ शुरू करने से घबराता नहीं है। जोश बहुत है, दयालु है, डेयरिंग है। तो इन सब बातों की वजह से एलन बहुत अच्छा दोस्त बन गया ह्यूई का, और एलन ने परमानेंट एंट्री दे दी अपने स्टूडियो में आने की। एलन ने कहा कि ये मेरा स्टूडियो है, तुम जब आना चाहो आ सकते हो। देखो, एलन बहुत बड़ा पेंटर है, उसके पास में टाइम तो होगा नहीं, बिजी रहता होगा वो। लेकिन उसने ह्यूई से ये कह दिया कि जब भी तुम आना चाहो मेरे स्टूडियो में तुम आ सकते हो, तुम्हें परमिशन है। अब दोस्तों, ह्यूई अंदर जाता है स्टूडियो में और वो देखता है कि वहाँ पे एलन पेंटिंग कर रहा है और उसका मॉडल एक भिखारी है। लास्ट टचेस दे रहा होता है, कंप्लीट ही कर रहा होता है वो पेंटिंग को, और उसका जो मॉडल है वो भिखारी है। और मैं आपको बताऊँ, वो पेंटिंग लाइफ साइज़ है। लाइफ साइज़ का मतलब है कि जितनी हाइट भिखारी की है ना, बिल्कुल उसी हाइट की वो पेंटिंग भी बना रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, भिखारी की हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो जो पेंटिंग में भिखारी बनेगा ना, वो भी 5 फीट 8 इंच का बनेगा। इसका मतलब होता है लाइफ साइज़। भिखारी स्टूडियो के कॉर्नर में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था। भिखारी के चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और वो एक बूढ़ा इंसान था, और उसके चेहरे पे दया वाले एक्सप्रेशंस थे। मतलब उसके चेहरे को देख के तरस आ रहा था। दोस्तों, भिखारी ने ब्राउन कलर का मोटा सा क्लोक पहना हुआ था। क्लोक देखो इस तरह का होता है, और क्लोक ना उसका बिल्कुल फटा हुआ था, फटा पुराना, चिथड़े उड़े हुए थे उसके। और उसके मोटे बूट्स की भी कई बार मरम्मत हुई हुई थी। मतलब उसके जो जूते थे ना, वो भी फटे पुराने थे, बहुत बार उनको रिपेयर किया जा चुका था। और उस भिखारी ने एक छड़ी ले रखी थी हाथ में, छड़ी के सहारे पे खड़ा हुआ था वो। मतलब उसके जिस्म में इतनी भी जान नहीं थी, इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो सीधा खड़ा हो जाए, छड़ी के सहारे पे खड़ा हुआ था। और दूसरे हाथ में उसने एक फटी पुरानी हैट कर रखी थी आगे, भीख मांगने के लिए। ठीक है, एक हाथ में छड़ी है, छड़ी के सहारे खड़ा है, और दूसरे हाथ में हैट है फटा पुराना, और वो आगे कर रखा है उसने टोपा, और उस टोपे से वो भीख मांग रहा है। तो इस पोजीशन में वो भिखारी खड़ा हुआ है और एलन उसकी पेंटिंग बना रहा है। दोस्तों, ह्यूई एलन से हाथ मिलाते हुए कहता है कि कितना अमेजिंग मॉडल है। ह्यूई को ऐसा लग रहा है कि ये मॉडल नकली भिखारी है, भिखारी बना हुआ है, ये भिखारी नहीं है, उसको ऐसा लगता है। तो वो कहता है अमेजिंग मॉडल, अमेजिंग मॉडल। एलन ने चिल्ला के कहा, हाँ तुम्हें लगना भी चाहिए, इस तरह के भिखारी हर रोज़ नहीं मिलते, कभी कभी देखने को मिलते हैं। और वो कहता है कि अगर वेलास्केस जिंदा होते ना तो क्या ही बेहतरीन पेंटिंग बनाते यार। वेलास्केस एक बहुत ही बेहतरीन पेंटर थे और एलन को भी बहुत पसंद है। तो कहता है कि अगर वेलास्केस जिंदा होते तो इस भिखारी की कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते, मज़ा आ जाता भाई साहब। दोस्तों, अगर आप कहानी पढ़ोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है, अ लिविंग वेलास्केस माई स्टार्स। यहाँ पर माई स्टार्स का मतलब ये नहीं है कि एलन वेलास्केस को स्टार मानता है अपना। माई स्टार्स एक एक्सप्रेशन होता है जो एक्साइटमेंट के लिए यूज़ होता है। जैसे कहते हैं ना, ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, एक्साइटेड होके कहते हैं, वैसे कहते हैं माई स्टार्स। तो अब ह्यूई को समझ में आ गया कि ये मॉडल असली भिखारी है, असली का भिखारी है वो। और अब उसके दिल में ना दया आने लगी, बड़ा दयालु इंसान है। कहता है कि बेचारा गरीब बूढ़ा इंसान, कितना दुखी लग रहा है बेचारा। लेकिन तुम पेंटर्स को तो ऐसी एक्सप्रेशंस की तलाश रहती है, मतलब बंदा चाहे कितनी ही बुरी हालत में क्यों ना हो, कितना दुखी क्यों ना हो, लेकिन तुम आर्टिस्ट लोगों को तो ऐसे ही दुख भरे एक्सप्रेशंस में वैल्यू दिखाई देती है।
तुम्हें तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं, तुम आर्टिस्ट लोग इस तरह के एक्सप्रेशंस की तलाश में रहते हो, इन्हीं एक्सप्रेशंस को वैल्यू करते हो तुम लोग। एलन ह्यूई को जवाब देता है, कहता है हाँ ठीक बात है भाई, आप नहीं चाहोगे कि एक भिखारी खुश नज़र आए। ह्यूई सोफे पर आराम से बैठने के बाद अपने दोस्त से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ यार, कितना पैसा देते हो तुम एक मॉडल को यहाँ पे बैठने के। एलन ने कहा 1 घंटे का 1 शिलिंग। शिलिंग दोस्तों एक करेंसी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, अब ये यूज़ नहीं होती है। तो ये बात सुन के ह्यूई कहता है, अच्छा तो तुम ये बताओ एलन, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा इस पिक्चर का। तुम तो 1 शिलिंग दोगे मॉडल को 1 घंटे बैठने का, अब ये बताओ कि तुम्हें कितना पैसा मिलेगा इस पिक्चर का। इसके इसके मिलेंगे 2000 पाउंड। 2000 पाउंड्स मिलेंगे क्या? गिनीज़ में मिलेंगे दोस्त। पेंटर्स, पोएट्स और फिजिशियंस को हमेशा गिनीज़ में मिलते हैं पैसे। दोस्तों गिनी होता है एक सोने का सिक्का, और पुराने ज़माने में पेंटर्स की, पोएट्स की, फिजिशियंस की पेमेंट की जाती थी गिनी में। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इन्हें गिनी दिया जाता था। समझ में आया आपको? तो एलन का कहने का मतलब ये है कि इस पिक्चर के मुझे 200 गिनीज़ मिलेंगे। ह्यूई ये सुन के कहता है, यार फिर तो मॉडल की परसेंटेज होनी चाहिए प्रॉफिट में। हाँ, मॉडल भी तो तुम्हारे जैसे मेहनत करते हैं। हंसते हुए ह्यूई ने कहा, देखो हंसा इसलिए ताकि बात को थोड़ा हल्के में लिया जा सके, कहीं ऐसा ना हो कि एलन बुरा मान जाए, ऑफेंड हो जाए। तो हंसते हुए उसने कहा कि भाई परसेंटेज होनी चाहिए प्रॉफिट में, मॉडल की भी। लेकिन एलन फिर भी ऑफेंड हो गया, उसने कहा बकवास बकवास। देखो तो ज़रा कितनी मेहनत से पूरे दिन खड़े होकर अकेले पेंटिंग बनानी पड़ती है, कितनी मेहनत का काम है। ह्यूई इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ पल ऐसे आते हैं जब हम आर्टिस्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो छोड़ो, अब तुम बोलना मत, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बोलना मत। तुम एक काम करो, अपनी सिगरेट पियो और चुप रहो। दोस्तों थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नौकर आता है और एलन से कहता है कि एक फ्रेम मेकर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेम मेकर आया एलन से मिलने के लिए, तो नौकर आके उसको बताता है, ह्यूई तुम यहीं पर रहना, भागना मत, मैं यूं गया और यूं आया। दोस्तों अब वो बूढ़ा भिखारी देखता है कि एलन वहाँ से चला गया, तो वो इस पल का फ़ायदा उठाता है। भिखारी के पीछे ना एक लकड़ी की बेंच होती है, तो वो उस बेंच पे जाके आराम करता है। भिखारी बहुत ही दुखी, बहुत ही लाचार लग रहा था, और ह्यूई को बहुत तरस आ रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो तरस ही खा सकता था, भिखारी की मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि ह्यूई तो खुद बहुत परेशान है, उसके पास में खुद पैसे नहीं है। भला मदद करे तो करे कैसे? लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब को टटोला। उसकी जेब में एक सोवरेन था और कुछ कॉपर्स थे। सोवरेन भी गोल्ड कॉइन होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कॉपर्स से ऑब्वियसली। तो ह्यूई अपने आप से बातें कर रहा होता है, बेचारा बूढ़ा इंसान, मुझे लगता है कि सोवरेन की इस बूढ़े को मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर ये सोवरेन इसको दे दिया तो फिर 2 हफ्ते तक टांगे में नहीं बैठ पाऊँगा। टांगा मतलब घोड़ा गाड़ी। तो 2 हफ्तों तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा अगर ये सोवरेन मैंने इसको दे दिया। टांगा नहीं कर पाऊँगा, घोड़ा गाड़ी नहीं कर पाऊँगा। चलो कोई नहीं यार। ह्यूई भिखारी के पास में गया और सोने का सिक्का सिरका दिया उसकी हथेली पे। बूढ़ा भिखारी चौंक गया, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ह्यूई इस तरह से उस भिखारी की मदद करेगा। भिखारी के झुर्रियों वाले होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने ह्यूई को थैंक यू सर बोला। दोस्तों इसके बाद एलन वहाँ पर वापस आ गया और ह्यूई वहाँ से जाने लगा। जाते टाइम ह्यूई के चेहरे पर हल्की सी शर्माहट थी। उसने जो मदद करी थी ना भिखारी की, सोवरेन दिया था, उसकी वजह से थोड़ा सा लाल हो गया था चेहरा। इसके बाद ह्यूई ने अपना पूरा दिन लॉरा के साथ में बिताया। लॉरा ने ह्यूई को समझाया भी कि तुम क्यों इतना फिजूल खर्चा करते हो, क्या ज़रूरत थी भिखारी को सोवरेन देने की। लेकिन लॉरा की ये दिलकश डांट ह्यूई को याद दिला रही थी कि उसने कितना अच्छा काम किया है। उसको खुशी हो रही थी सोच सोच के। देखो जब आप किसी गरीब की मदद करते हो ना, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। आपको याद आता रहता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है किसी की मदद करके, बहुत सुकून मिलता है। तो ह्यूई को बहुत अच्छा लग रहा था और रात में वो पैदल घर वापस गया। याद है आपको, ह्यूई ने सोचा था कि अगर मैं सोवरेन भिखारी को दे दूंगा तो 2 हफ्तों तक घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठ पाऊंगा, पैदल जाना पड़ेगा। तो अब बेचारा पैदल अपने घर पे वापस गया। रात को लगभग 11 बजे के करीब ह्यूई बिल्कुल रिलैक्स होके पैलेट क्लब में गया। पैलेट क्लब में उसने देखा एलन को। एलन स्मोकिंग रूम में अकेला बैठा हुआ था और हॉक एंड सेल्जर ड्रिंक पी रहा था। ह्यूई अपनी सिगरेट जलाते हुए एलन से कहता है, एलन क्या तुम्हारी पिक्चर सही तरह से तैयार हो गई, पूरी हो गई? हाँ दोस्त, तैयार भी हो गई और फ्रेम भी हो गई। खैर वो जो बूढ़ा मॉडल था ना,
वो तुमसे बहुत अट्रैक्ट हो गया है यार, इतना अटैच हो गया है कि मुझे सब कुछ बताना पड़ा तुम्हारे बारे में। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी इनकम क्या है और तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, सब कुछ बताना पड़ा। मेरे प्यारे दोस्त एलन, तुमने सब कुछ बता दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैं जब घर पे पहुंचूंगा ना तो वो भिखारी मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा होगा मेरा। हाँ, जाहिर है तुम मजाक कर रहे हो। बेचारा बूढ़ा गरीब, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। बहुत ही लाचार बेबस था। मेरे पास घर में ना एक कपड़ों का ढेर है। क्या तुम्हें लगता है कि वो भिखारी उन कपड़ों के ढेर को एक्सेप्ट करेगा? उसके फटे पुराने कपड़ों के चिथड़े उड़े हुए थे यार। मेरे पास एक ढेर है कपड़ों का, तुम्हें लगता है क्या वो एक्सेप्ट करेगा? लेकिन यार वो तो गज़ब लग रहा था पुराने फटे कपड़ों में। मैं तो किसी भिखारी को फॉर्मल कोट में पेंट करना पसंद नहीं करूँगा। भिखारी था, ठीक लग रहे थे वो कपड़े उनके ऊपर। और जो तुम फटे पुराने कपड़े कह रहे हो ना, वो मेरे लिए खूबसूरती है। उसी में तो रोमांस है, उसी में तो अट्रैक्टिवनेस है यार। खैर, मैं उस भिखारी से कह दूंगा कि तुम कुछ पुराने कपड़े उसको देना चाहते हो। एलन, सीरियसली यार, तुम पेंटर लोग पत्थर दिल होते हो। दिल तो है ही नहीं तुम्हारे अंदर। दोस्त, एक आर्टिस्ट दिल से नहीं दिमाग से काम लेता है। और हमारा काम है दुनिया को वैसे दिखाना जैसे दुनिया है। हमारा काम ये नहीं है कि हम दुनिया को अपने हिसाब से बेहतर बनाएं। जैसी दुनिया है वैसा हम दिखाते हैं। चलो मुझे अब ये बताओ, लॉरा कैसी है? वो बूढ़ा मॉडल बहुत इंटरेस्टेड था लॉरा में। हैं? अब ये मत कहना कि लॉरा के बारे में तुमने उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बता दिया। हाँ, मैंने बता दिया लॉरा के बारे में। अब वो सब कुछ जानता है। कठोर कर्नल के बारे में भी जानता है, प्यारी लॉरा के बारे में भी जानता है, और 10,000 पाउंड्स के बारे में भी जानता है। सब बता दिया उसको। तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे प्राइवेट अफेयर्स के बारे में बता दिया? ह्यूई का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी बोलते हो ना, वो यूरोप के सबसे रईस लोगों में से एक है। वो चाहे तो कल पूरे लंदन को खरीद सकता है और उसके बैंक बैलेंस पे कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एलन की इस स्टेटमेंट का आप लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लंदन पूरा ख़रीद लेगा वो भिखारी और लंदन उसका हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लंदन में जो कुछ भी है, रियल एस्टेट है, गाड़ियाँ हैं, फर्नीचर है, जो कुछ भी है, वो सब वो बूढ़ा भिखारी कल ही ख़रीद सकता है। इतना पैसा है उसके पास में। यूरोप के सबसे रईस लोगों में से एक है वो। और इतना पैसा है कि उसको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके बैंक अकाउंट पे। कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ेगी उसे। इतना पैसा है कि वो ख़रीद सकता है पूरे लंदन को कल ही। और हर कैपिटल में उसका एक घर है और सोने की प्लेट में वो खाना खाता है। और जब वो चाहे तब रशिया को वॉर में जाने से रोक सकता है। मतलब इतना ज़्यादा दबदबा है उसका दुनिया पर, इतना इन्फ्लुएंस है कि रशिया जैसे बड़े देश को भी वो रोक सकता है वॉर पे जाने से। दोस्तों, इस कहानी को मैं 2 पार्ट्स में सुनाऊंगा। दूसरे पार्ट में इस कहानी को ख़त्म करेंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रही है ना, वो द मॉडल मिलियनेयर का सेकंड पार्ट है। और राइट साइड में जो प्लेलिस्ट आ रही है, ये ICSE इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। इस पर क्लिक करके आपको ICSE इंग्लिश की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।